तो हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके अंदर 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको और एडिशनली ऐड करवा देती हूँ। तो ये जो साइटोक्रोम था ना, इसका नाम एक्चुअली साइटोक्रोम P450 है। तो इसका पूरा नाम लिख लेना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये फिलहाल अभी के लिए कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। और ये इसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा, इसको वाटर सॉल्युबल बना देगा। वैसे तो इसके बहुत सारे काम है, बट उसमें से एक काम मैं लिख देती, एक काम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन। क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप को ऐड कर देगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और किडनी से ये पास आउट हो जाएगा। अच्छा, एक फंक्शन यहाँ पे और इसमें ऐड कीजिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं ना, तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है ना, तो वो भी कौन करेगा, SCR। तो नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन दोनों ही काम किसका होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। जैसे एग्जांपल ये क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हुआ है, यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाएगा। और वहीं पे अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनलाइसिस। और बीच में आप लोग लगा दीजिए O, तो ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, ये दोनों ही फंक्शन होगा किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस सिर्फ एक ही ऑर्गन कर सकता है, दैट इज द लीवर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कौन करेगा, लीवर। तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे SCR भी आपको ज्यादा मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा जैसे एडिपोज टिश्यू होती है ना, जहाँ पे एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, तो फैट टिश्यू के अंदर भी आपको ज्यादा क्या मिलेगा, SCR आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे एक फंक्शन और ऐड कर लीजिए, तो एक और फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे हमने गोल्जी बॉडी तो पढ़ाई था ना, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ाई था। इसके अलावा मैं आपको बहुत छोटी छोटी 2 ऑर्गेनेली और पढ़ाऊंगी जिनका नाम है माइक्रोबॉडीज। अब इसे माइक्रोबॉडीज में जैसे एग्जांपल आ जाएगा आपका स्पेरोजोम्स। क्या एग्जांपल आ जाएगा, स्पेरोजोम्स। तो वेट कीजिए टॉपिक आने का। तो स्पेरोजोम्स हो गया एंड परऑक्सीजोम। तो स्पेरोजोम्स और परऑक्सीजोम, इन दोनों का फॉर्मेशन भी कहां से होगा, SCR से। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, एक टर्म यहाँ पे आप ऐड कर लेना, दैट इज द जीनोबायोटिक्स। अब जीनोबायोटिक्स मतलब क्या होता है, जीनो मतलब आर्टिफिशियल। तो ये जो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं ना, इनको डिटॉक्सिफाई करने का तरीका क्या होता है, जीनोबायोटिक्स। तो हम लोग बोलेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो पार्टिसिपेट करता है कहाँ पे, जीनोबायोटिक्स के अंदर। और जीनोबायोटिक्स मतलब साइटोक्रोम P450 की मैं बात कर रही हूँ। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनेली कंप्लीट हो गया, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो बताओ गोल्जी बॉडी को फॉर्मेशन कौन करता है, तो आप लोग बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो, सेम थिंग।
गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ये आप लोगों ने क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ था, तो वहां पे था ये। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी बाय कैमिलो गोल्जी, और दैट्स वाई इसका नेम भी क्या रखा गया? गोल्जी बॉडी। और इन्होंने भी कहां पे किया था? इन रेटिना ऑफ आउल और कैट। तो कैट के रेटिना और आउल के रेटिना में से, और रेटिना मतलब, रेटिना टेक्निकली न्यूरॉन्स होते हैं, तो 9 सेल के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को। तो ऑब्वियसली सेल में अगर आपको गोल्जी बॉडी देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो इन जनाब ने भी क्या यूज किया था? स्टेन यूज किया था। तो पहली बार इन्होंने यहाँ पे जो स्टेन यूज किया था वो मेटेलिक स्टेन था, स्टेन के अंदर मेटल था। और ये मेटेलिक स्टेन कौन सा होगा? मेटेलिक स्टेन। तो यहाँ पे डाई उन्होंने जो यूज की थी दैट इज, उसके अंदर था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऐसे लिखते हो ना, OSO4। तो फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लस इसके साथ था इसमें सिल्वर नाइट्रेट। क्या था? सिल्वर नाइट्रेट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये मेटेलिक स्टेन इन्होंने यूज किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होती है इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स में आपको टोटल 4 कंपोनेंट पढ़ाऊंगी। 3 कंपोनेंट तो एज यूजुअल सेम हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा इसके अंदर कौन सा? सिस्टर्नी, जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो आपस के अंदर कनेक्टेड होते हैं किससे? ट्यूब्यूल से। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी हो जाएगी। और थर्ड इसके अंदर हो जाएगा क्या? वेसिकल, तो वेसिकल्स भी होते हैं। एंड फोर्थ, आपने पेरोक्सोसोम पढ़ा था ना, तो वो कहां से अराइज होता है? गोल्जी बॉडी से। और सॉरी, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम कहां से अराइज होता है? गोल्जी बॉडी से। सो उनको हम बोलेंगे गोल्जियन वैक्यूल। क्या डबल बोलेंगे उनको? गोल्जियन वैक्यूल। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, आप इस पॉइंट को यहां से हटा भी सकते हो। तो आप ये 3 पॉइंट लिख दो, काम उससे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गोल्जियन वैक्यूल भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। और यहाँ पे गोल्जियन वैक्यूल कहने का मतलब वही वेसिकल्स ही है यहाँ पे। चलो, तो ये इसके हो गए कंपोनेंट। अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रही हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? न्यूक्लियस। और इस तरफ मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ सेल मेम्ब्रेन का। तो ये मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन। अब गोल्जी बॉडी के अंदर पता है क्या होता है? एक पोलरिटी होती है। पोलरिटी मतलब कुछ इस तरीके से, पोलरिटी मतलब आपको कुछ कंडीशन ऐसी मिलेगी, लाइक दिस। एक मिनट, शायद कोई डोर ओपन है, मैं बंद करके आती हूँ। तो ये हमारा बन गया गोल्जी बॉडी का डायग्राम। तो आपने क्या देखा है कि इसके 2 सरफेस है, एक कॉनकेव सरफेस है और एक कॉन्वैक्स सरफेस है। तो इसकी कॉन्वैक्स सरफेस किस तरफ होगी? न्यूक्लियस की तरफ। और इसकी कॉनकेव सरफेस किस तरफ होगी? मेम्ब्रेन की तरफ। कॉनकेव, केव क्या होती है? गुफा, है ना? तो ये केव वाली सरफेस हो गई। तो वो किधर मिलेगा आपको? मेम्ब्रेन की तरफ मिलेगा। और शायद हमने प्रीवियस से भी
जो लेक्चर देखा था उसमें देखा था कि वेसिकल्स कहाँ पे आके अटैच होते हैं, इस वाले फेज की तरफ अटैच होते हैं, और उसके बाद ये मॉलिक्यूल पूरे मैच्योर होने के बाद कहाँ से निकल जाएंगे, इस फेज से निकल जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मिंग फेज, और इसको बोला जाएगा क्या, मैच्योरिंग फेज। तो इन फेज के मैं नाम लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वैक्स फेज, जिसको और हम बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल फेज। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल का मतलब, क्योंकि गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं वो एक्चुअली यहाँ जाके अटैच्ड होते हैं, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या, फॉर्मिंग फेज। तो ये कहाँ पे होता है टेक्निकली, टूवर्ड द न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया, चलो ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये कॉन्वेक्स फेस हो गया, और ये वाला जो फेस है किस तरफ है, मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज कॉनकेव, या फिर इसको बोलेंगे डिस्टिल, दूर वाला ना, डिस्टिल, या फिर इसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। क्या बोला जाएगा इसको, मैच्योरिंग फेज बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, इसकी ऑर्गेनेली का क्या होता है, पोलरिटी होता है, एंड पोलरिटी मतलब इसका कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस की तरफ होगा, वो मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। और इसका कॉनकेव फेस किस तरफ होगा, किस तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज बोली जाती है कि जहां पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है ना, उसके नियर बाय कोई अदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, एकदम साफ सुथरा क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। सोचो ऐसा क्यों, नियर गोल्जी बॉडी आपको मिलेगा एकदम क्लियर जोन, जिसको बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोला जाएगा जिसको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। कॉमन सेंस यूज करो। अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर को नोटिस करें तो आपने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स किस तरफ आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी की तरफ आ रहे हैं, फिर गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स अराइज होते हैं और फिर वो अपने डेस्टिनी की तरफ जाते हैं ना। तो इसका मतलब, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो गोल्जी बॉडी इज जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेन आ रही है और बहुत सारी ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी मतलब क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। अब आपने इतना तो कॉमन सेंस यूज किया होगा कि जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है ना, और जहाँ पे रेलवे ट्रैक होता है, तो वहाँ पे कोई घर नहीं होता है, तो होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ट्रेन और घर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसके नियर बाय क्या होता है, क्लियर जोन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वेसिकल्स कंटिन्यूसली आ रही है और थाउजेंड्स ऑफ वेसिकल्स कंटिन्यूसली वहां से जा रही है, तो वेसिकल्स का रास्ता नहीं तो भटक जाएगी वो, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसके क्या लेते हैं, फंक्शंस के बारे में लिख देते हैं। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शंस मैंने क्या पढ़ाया था, तो पहला इसका मेन प्राइम फंक्शन, देखो जो मैं पहला काम लिख रही हूँ ना, वो इसका काम पहला ही होगा, पहला पहला काम है इसका, ठीक है। क्या, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। तो बेसिकली ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, और हमारा जो लिपिड होता है, लिपिड को ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोलिपिड के अंदर। अब बताओ, इस कन्वर्जन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का बनना ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, और फैट का बनना ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन हो जाएगा। तो ये इसका मेन काम होगा क्या, एडिशन ऑफ शुगर। इसका मेन काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोल्जी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि शुगर एडिट करना है। तो ध्यान रखिएगा,
जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये शुगर एडिट होता है ना, ऐसे ये जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी शुगर हो गई और इनमें से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ 2-3 शुगर लगा के छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, बट कंप्लीट होता है गोल्जी बॉडी के पास। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस मीन्स एडिशन ऑफ शुगर जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ पे, स्टार्ट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट कंप्लीट इन गोल्जी बॉडी। या फिर एग्जाम के अंदर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताओ ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होगा, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होगा, तो आप आंख बंद करके गोल्जी बॉडी ही लिखना, आगे दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रही हूँ। नाउ यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 का काम क्या होता है, आपको बता चुकी हूँ, ट्रैफिक पुलिस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स को किधर जाना है वो सारा डिसाइड कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कितना क्लियर हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3 हमने बोला था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो अगेन इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बायोजेनेसिस। एंड बायोजेनेसिस मतलब किसी लिविंग स्ट्रक्चर का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम, बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, ये भी मैं ऑर्गेनली आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। और यहाँ पे लाइसोसोम को और पेरोक्सिसोम को इनको बोला जाता है गोल्जियन वैक्यूल। आगे पॉइंट नंबर 4, तो आपने अगर हैन का एग देखा होगा तो उस एग के अंदर बहुत सारा क्या होता है, यॉक होता है ना, तो उस यॉक का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, बट उस यॉक के अंदर बहुत सारा क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो अगेन प्रोटीन तो कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, बट उस प्रोटीन को फाइनली यॉक के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, गोल्जी बॉडी। तो यॉक फॉर्मेशन को, एक प्रोसेस को बोला जाता है वाइटेलोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लेना, 12th में फिर वापस आएगा। यॉक फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, वाइटेलोजेनेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा जब हम लोग 12th क्लास पढ़ेंगे तो 12th क्लास के अंदर हम लोग स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे। किसका डायग्राम, स्पर्म। और स्पर्म जो होता है ना, उसके ऊपर एक प्रेजेंट होता है हेड, और फिर एक नीचे क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है जो काफी बड़ा होता है, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो स्पर्म का ये वाला क्या होता है, हेड होता है। और तो इस हेड वाले पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इसको अभी याद कर लो क्योंकि 12th में फिर वापस पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम है ना, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। अब आप पूछोगे कि मैम इस एक्रोसोम का काम क्या होता है, तो स्पर्म क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइज करने के लिए जरूरत होगी डाइजेस्टिव एंजाइम की। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, इसके पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हेल्प करेगा आगे इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के अंदर। ठीक है, तो इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसने किया, तो यहाँ पे एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा गोल्जी बॉडी, और ऐसा हमको 12th में फिर पढ़ना होगा। अच्छा,
अब एक चीज मैं और बताती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो सिस्टर्नी होती है ये आपस के अंदर कनेक्टेड नहीं होती है। तो सोचो इस यहां से ये मटेरियल यहां कैसे जाएगा, तो ऑब्वियसली वेसिकल्स के थ्रू। तो प्लांट्स के अंदर हम गोल्जी बॉडी को बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे, तो गोल्जी बॉडी प्लांट्स के अंदर क्या नाम होता है, डिक्टियोसोम, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। ये ट्यूबुल्स आपको वहां पे क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे। तो ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ। तो ट्यूबुल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इन प्लांट गोल्जी बॉडी, इन प्लांट गोल्जी बॉडी। और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिक्टियोसोम, मतलब इसके अंदर जो सिस्टर्नी होगी वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया किसका, गोल्जी बॉडी का। तो बस हमको उतना ही करना था। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने बोला था ना कि तो रिवीजन हो गया एक तरह का। तो इसमें से दो चीजें तो आप ऑलरेडी जानते ही थे, तो इसमें सिर्फ तीन ही तो चीजें आपको याद करनी है। कौन कौन सा, वाइटेलोजेनेसिस याद रखना है, फिर ये तो हमने पढ़ा भी था, जैसे लाइसोसोम पढ़ा था ना वैसा आप लोग याद कर लो एक पेरोक्सिसोम, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे क्या, एक्रोसोम फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सिंपल सी हमारी कहानी थी क्या, गोल्जी बॉडी के बारे में। बताओ कोई प्रॉब्लम। तो आज हम लोगों ने दो ऑर्गेनेली कंप्लीट की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। तो आप समझ रहे हो ये चैप्टर 50% से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है लाइसोसोम, फिर बचा है पेरोक्सिसोम, फिर आपके पास बचेगा स्पेरोसोम्स। ठीक है, मतलब माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो अब हमारे पास शायद 4-5 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम। शुरू करें हम लोग या सेल डिवीजन, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, जैसा भी होगा वो चैप्टर हम लोग शुरू कर लेंगे।